वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग और नमस्कार। आज हम नेक्स्ट पेपर पर बात करेंगे, है ना। जेल प्रहरी या जेल पुलिस का आज नेक्स्ट पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं, है ना। सॉल्व करेंगे सारा क्वेश्चन पेपर। और आज का जो पेपर है वो है आपका साइंस का, है ना। साइंस और जो विज्ञान है, विज्ञान का आज हम पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। जिस प्रकार हमने पिछली क्लास में जीएस के पुराने प्रश्न पत्र को हमने हल किया और साथ साथ हमने ये देखा कि उस प्रश्न पत्र के आसपास कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उन क्वेश्चनों के आसपास के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक पे हमें बहुत गहराई से कमांड बनाना है, ताकि आने वाले पेपर में किसी भी प्रकार से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो हम उसे बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे मैंने कल क्वेश्चन बताए थे, लेकिन आज भी मैं बहुत सारे साइंस के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा और साथ ही साथ इस पेपर को मैं सॉल्व कराऊंगा आपको, है ना। बहुत अच्छे तरीके से जो नियम होंगे उनको भी मैं साथ साथ में समझाता जाऊंगा। यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख लिया है, ये पूरा डिटेल से नहीं लिखा है, बस मैं आपको बोलता जाऊंगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये आया था, पहला क्वेश्चन साइंस में आया था कि किसी भी बाल्टी को, किसी भी भरी हुई बाल्टी को जब हम हाथ से उठाते हैं तो कौन सा बल कार्य करता है। किसी भी भरी हुई बाल्टी को जब हम उठाते हैं तो किस प्रकार का बल कार्यरत करता है। तो बहुत सारे ऑप्शन थे, है ना, बहुत सारे ऑप्शन थे। जिसमें अगर आपसे ये पूछा जाए कि बाल्टी उठाना किस बल के विरुद्ध है, तो आपका आंसर आएगा गुरुत्वाकर्षण बल। बाल्टी उठाना किस बल के विरुद्ध कार्य है, तब आपका आंसर आएगा गुरुत्वाकर्षण बल। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बाल्टी आप हाथ से उठाते हैं तो कौन सा बल लगता है, तब आंसर आएगा पेशीय बल। तब आंसर क्या आएगा, पेशीय बल। पेशीय बल को कहा जाता है इंग्लिश में मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स। और आसान भाषा में समझिए, पेशी का मतलब होता है मसल्स। पेशी को इंग्लिश में मसल्स कहा जाता है। तो आपके हाथ पांव में क्या रहती है, मसल्स। कहते हैं ना, प्रोटीन लो, प्रोटीन खाओ तो मसल्स बनाओ। तो मसल्स जिम में बनती हैं। तो जिम का मतलब क्या है, जिम में आप जाते हैं तो आपके हाथ पैर मजबूत होते हैं, तो मतलब शक्ति आपके अंदर ज़्यादा आ जाती है। तो आपके शरीर की जो शक्ति है वो मसल्स में स्टोर रहती है, वो पेशियों में स्टोर रहती है। और जब आप पेशी से काम करते हैं, हाथ से काम करते हैं, हाथ में पेशी है, तो कौन सा बल लगेगा, पेशी बल लगेगा। लेकिन याद रखना, कभी आपसे पूछा जाए कि बाल्टी उठाना किस बल के विरुद्ध है, तो आप लगाएंगे गुरुत्वाकर्षण। सही आंसर क्या था, पेशीय बल, मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अप्रत्यक्ष बीमारी कौन सी है। क्वेश्चन था कि अप्रत्यक्ष बीमारी कौन सी है, तो अप्रत्यक्ष बीमारी होती है मलेरिया। अप्रत्यक्ष बीमारी कौन सी होती है, मलेरिया। अब क्यों होती है, तो इसमें आपको एक मलेरिया का मैं टॉपिक लाऊंगा, उसमें सारा मलेरिया बहुत डिटेल से मैं समझा दूंगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर मलेरिया के बारे में बहुत चर्चा करने वाला हूँ। मलेरिया जो है वो सामान्य तौर पर मच्छर के काटने से नहीं होता। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जब मच्छर काटता है तो मलेरिया हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मच्छर प्रत्यक्ष रूप से काटता है। देखो, अगर मलेरिया मच्छर के सीधे काटने से होता तो मलेरिया प्रत्यक्ष बीमारी होता। प्रत्यक्ष का मतलब होता है वो चीज़ आपको डायरेक्ट दिखाई दे। तो जब मच्छर आपको सीधा काटेगा और उससे बुखार हो जाएगा तो वो बुखार प्रत्यक्ष होगा। लेकिन मलेरिया में क्या होता है, मच्छर तो आपको काटता है, लेकिन मच्छर के अंदर उसकी लार में अगर प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है और वो आपके खून में चला जाए, तब आपको मलेरिया होगा। अगर मच्छर की लार में प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ नहीं है, प्रोटोजोअन्स नहीं है, तो आपको कभी मलेरिया नहीं होगा, चाहे आपको 1000 मच्छर काट दें। बात समझ में आ गई। तो डिपेंड करता है कि वहाँ पर मलेरिया का लार्वा है कि नहीं है। अगर वहाँ आसपास मलेरिया का लार्वा है तो उस मलेरिया का लार्वा मच्छर के लार में पहुँच जाता है, और मच्छर जब आपको काटता है तो वो प्लाज्मोडियम आपके अंदर चला जाता है, और प्लाज्मोडियम आपके अंदर जाकर 1 सेकंड में 1 से 1 करोड़ हो जाता है, 1 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ से 50 करोड़, ऐसी संख्या बढ़ा लेता है और आपके सारे खून को क्लोज कर देता है। और खून में जितने भी इंपॉर्टेंट खनिज लवण हैं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, सबको खा जाता है। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी सबको खा जाता है, और खाने के बाद आपके शरीर की एनर्जी 0 हो जाती है और आपको मलेरिया में ठंड लगने लगती है। बात समझ में आ रही है कि मलेरिया में ठंड क्यों लगती है। आपकी आरबीसी सारी खत्म कर देता है और आपकी बॉडी में एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता। आपके शरीर का जो फूड मटेरियल है वो एक दूसरी जगह नहीं जा पाता और आपको ठंड लगने लगती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अप्रत्यक्ष बीमारी कौन सी है, मलेरिया है। अप्रत्यक्ष बीमारी कौन सी है, मलेरिया है, क्योंकि मलेरिया डायरेक्ट प्रत्यक्ष फॉर्म में नहीं होता। इसके अलावा एक हैजा था जो प्रत्यक्ष होता है, एड्स है प्रत्यक्ष होता है ना, डायरेक्ट वायरस से हो जाता है, HIV, है ना। और एक और क्या था ऑप्शन में, एक और था आपका
एक और था कुछ, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो ऐसे 2-3 ऑप्शन थे। हाँ, तपेदिक, ट्यूबरक्लोसिस, है ना, तपेदिक मतलब टीबी की बीमारी, वो भी डायरेक्ट प्रत्यक्ष होती है, किसी भी प्रकार के ऐसे अलग माध्यम से नहीं होती, है ना, तो बात क्लियर है। अब हम कुछ मलेरिया पे बात करेंगे। मलेरिया की खोज सबसे पहले रोनाल्ड रॉस नामक व्यक्ति द्वारा की गई थी। एक व्यक्ति था रोनाल्ड रॉस, जिसने सबसे पहले मलेरिया बुखार को बताया था कि किस कारण से होता है। आमतौर पर मलेरिया 4 प्रकार का होता है। पहला प्रकार है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, तीसरा है प्लाज्मोडियम ओवेल और चौथा है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ठीक है, ये 4 प्रकार के प्लाज्मोडियम होते हैं और इन चारों प्रकार के प्लाज्मोडियम में जो प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी के अंदर जाता है सो वो मलेरिया आपको हो जाता है, जिसमें सबसे खतरनाक जो मलेरिया है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, है ना, जो कि अभी चल रहा है ना, तो ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। एक बात याद रखना, मलेरिया को जानलेवा बीमारी कहा जाता है, मलेरिया को जानलेवा बुखार कहा जाता है। कभी भी आपसे जानलेवा बुखार पूछा जाए तो आप जानलेवा बीमारी पूछा जाए तो आप कभी भी टीबी नहीं लगाएंगे, एड्स नहीं लगाएंगे, कैंसर नहीं लगाएंगे, क्योंकि टीबी, एड्स, कैंसर हमें जानलेवा लगता है, मलेरिया हमें जानलेवा नहीं लगता। लेकिन इसके गहराई से जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मलेरिया का जो प्रोटोजुआ है वो कितना खतरनाक होता है। ठीक है, लेकिन बात वही है कि जिस चीज़ की हमारे पास दवाई है तो उस चीज़ को हमें उस चीज़ को हमें ज़्यादा अहमियत नहीं देते, और जिसकी की दवाई नहीं है तो वो हमें बहुत बड़ी लगती है। आज एड्स की कोई दवाई नहीं है इसलिए एड्स बहुत बड़ा लगता है, कैंसर बहुत बड़ा लगता है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है मलेरिया, इसलिए मलेरिया को जानलेवा कहा जाता है। लेकिन दवाई है तो कुछ नहीं है, बात क्लियर है ना। जैसे मान लो 2 जीव जंतु हैं, है ना, एक है आपका मान लो सांप है और एक और कोई दूसरा जंतु है, दोनों में बराबर जहर है, दोनों में क्या है, बराबर जहर है, लेकिन एक जंतु जब आपको काटता है तो उसकी दवाई आपके पास है, बात समझ में आ रही है, और दूसरा जंतु जब आपको काटता है उसकी दवाई आपके पास नहीं है, तो जिसकी दवाई नहीं है वो ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो आप समझें, मलेरिया जो है, मलेरिया की जो दवाई है उसका नाम है क्लोरोक्विन। मलेरिया की दवाई क्या है, क्लोरोक्विन फॉस्फेट आपको दिया जाता है। क्लोरोक्विन जो है ये सिनकोना से बनाई जाती है, सिनकोना का पेड़ होता है, सिनकोना के पेड़ से बनाई जाती है। एक बार पूछा गया था कि सिनकोना के किस भाग से बनाई जाती है, जड़, तना, पत्ती या फ्लावर, तो तने की छाल से, है ना, तने की छाल से, सिनकोना की छाल से, जो है ना, छाल समझते हैं ना, बार्क ऑफ स्टेम, तो छाल से क्लोरोक्विन बनाई जाती है। मार्केट में ये मिलती है लारिगो नाम से, लगभग 7-7.5 रुपये की ये होती है, 7.25 के लगभग ये इसकी कीमत है, बहुत ही सस्ती है। इस टैबलेट को बिल्कुल टाइम टू टाइम खाना पड़ता है। इस टैबलेट को खाने में आप 1 मिनट या 1 सेकंड का भी गैप नहीं कर सकते। 1 सेकंड का गैप करने की अगर बात मैंने कही है तो आप कहेंगे सर इतना मेजर कैसे करेंगे, तो आपने अगर कोई टैबलेट 12 बजे खाई है तो दूसरी भी टैबलेट आपको 12 बजे खानी है, तो आप उसे 11:59 पे ही खा लो, मतलब उस समय से 1 सेकंड ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पहले आप खा सकते हैं, मतलब टाइम टू टाइम इसका काम है। अगर आप टाइम से लेट हो गए तो ये बुखार फिर से रिपीट हो जाता है, इसलिए इसे जानलेवा बुखार कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मलेरिया में कौन सा इंजेक्शन उपयोग किया जाता है या इंजेक्शन की दवाई का नाम क्या है, तो उसका नाम है आर्ट्रीदर। क्या नाम है, आर्ट्रीदर मेडिसिन इंजेक्शन के द्वारा मलेरिया में दी जाती है। कहीं कहीं आर्ट्रीदर लिखा रहता है, कहीं कहीं आर्टमीदर लिखा रहता है, आर्ट्रीदर जो भी दिखे आपको टिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी संरचना मानव शरीर में पाई जाती है, जिससे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण ट्रांसफर होते हैं। पिताजी लंबे हैं तो बच्चा भी लंबा होगा, माताजी गोरी हैं तो लड़की भी गोरी होगी, पिताजी अगर बुद्धिमान है तो बच्चा भी बुद्धिमान होगा। जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन 90% प्रोबेबिलिटी होती है कि ऐसा होगा, बात समझ में आ रही है। तो ऐसा होगा तो इसका निर्धारण कौन करता है, डीएनए करता है। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में आपने सुना होगा। डीएनए का मैं सेपरेटली वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें डीएनए का मैं पूरा ऑपरेशन कर दूंगा। डीएनए में मैं इतनी जानकारी आपको बताऊंगा कि आप संसार में डीएनए को फिर कहीं भी पढ़ लें तो आपको दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर भी बेसिक चीज़ें मैं आपको डीएनए के बारे में बताता हूँ। डीएनए
आपका जो शरीर है, आपका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। आपका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है और कोशिका के अंदर जब आप जाएंगे, कोशिका के अंदर जब आप जाएंगे तो इस कोशिका के अंदर आपको केंद्रक मिलेगा। इस कोशिका के अंदर केंद्रक मिलेगा, जैसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर केंद्रिका मिलेगी और इसी के अंदर आपको गुणसूत्र मिलेगा। गुणसूत्र मिलेगा जिसे आप क्रोमोसोम कहते हैं, जो कि मनुष्य में 46 और संख्या में 23 जोड़े या 23 पेयर में होते हैं। 23 पेयर में होते हैं। इसमें से एक एक्स, सारे XX और एक XY होता है, सारे XX और एक XY होता है। आप आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए वो ये है कि इस X और Y गुणसूत्र की खोज किसके द्वारा की गई थी, है ना। देखो, गुणसूत्र की खोज अलग बात है। गुणसूत्र की खोज तो वाल्डेयर के द्वारा की गई थी। गुणसूत्र की खोज तो जो है वो वाल्डेयर द्वारा की गई थी, लेकिन इस X की खोज किसके द्वारा की गई थी, इस X की खोज, है ना, पर्टिकुलर जो X है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी आपको बताना है। बाकी सारी जानकारी मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो केंद्रक, सेल के अंदर केंद्रक होता है, इस केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होता है जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। इस क्रोमोसोम के अंदर DNA होता है, जो कि आपकी सारी जानकारी, कुल मिलाकर ये कहने का अर्थ है कि जीवन में जो आप काम करते हैं, जितने आप काम करते हैं, मेहनती काम करते हैं तो आप मजबूत हो जाते हैं, बुद्धिमान काम करते हैं तो आप बुद्धिमान हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है। कानूनी काम करते हैं तो आप कानूनी हो जाते हैं, है ना। दिन रात सोते हैं तो आप सोने की प्रवृत्ति के हो जाते हैं। तो जैसा आप करते हैं वैसा आप बन जाते हैं और आप सारी जानकारी DNA में स्टोर कर देते हैं। सारी जानकारी आपके जीवन में आपने जो जो काम किया है वो सारी जानकारी आप इकट्ठा करके DNA में रख देते हैं और यही DNA फिर ट्रांसफ़र हो जाता है आपकी अगली पीढ़ी में, मतलब आपके बच्चों में वो गुण पहुंच जाते हैं। तो जैसा आप करेंगे कल को वैसा आउटपुट आपके बच्चे भी देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि DNA की खोज किसने की। DNA की खोज किसने की? बुकों में एक ही नाम लिखा रहता है, वॉटसन एंड क्रिक। तो एक बात याद रखना, वॉटसन एंड क्रिक ने इसकी खोज नहीं की। वॉटसन एंड क्रिक ने इसकी खोज नहीं की। वास्तविक तौर पर इसकी खोज का श्रेय मीसर को जाता है ना। फ्रेडरिक मीसर, वैज्ञानिक का नाम है फ्रेडरिक मीसर, ने इस DNA की खोज की थी। फिर इसका डबल हेलिक्स मॉडल जो इस तरीके से है, इस तरीके से आता है। डबल हेलिक्स मॉडल को किसने खोजा था? वॉटसन एंड क्रिक ने। इसके उपलक्ष्य में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था वॉटसन एंड क्रिक को, है ना। क्वेश्चन आपको बताना है कि वॉटसन एंड क्रिक को नोबेल पुरस्कार कब मिला। तो नोबेल पुरस्कार मिला। फिर इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था हेलिड ने इसका हेलिक्स मॉडल दिया। हेलिड ने इसका कौन सा मॉडल दिया? हेलिक्स मॉडल दिया। तो डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वॉटसन एंड क्रिक ने। डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वॉटसन एंड क्रिक ने। लेकिन इसका डिप्लॉयड मॉडल, इसका द्विगुणित मॉडल जो है, डिप्लॉयड मॉडल जो है वो हेलिड के द्वारा दिया गया था, है ना। हेलिड के द्वारा दिया गया था। और भी बहुत सारी जानकारी है DNA में, है ना, जिसकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये 4 प्रकार की प्रोटीन इसमें पाई जाती हैं जिससे बना हुआ होता है। न्यूक्लियोटाइड भी इसमें पाए जाते हैं, है ना। तो बहुत सारी जानकारी है। एक बात और याद रखना, कभी भी आपसे पूछा जाए कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण ले जाने का काम कौन करता है, तो DNA ऑप्शन में नहीं है तो आप लगा देंगे जीन। क्या लगा देंगे? जीन ऑप्शन में नहीं है तो आप लगा देंगे जेनेटिक कोड। जीन की खोज किसने की थी? जॉनसन के द्वारा की गई थी। जीन की खोज किसने की थी? जॉनसन के द्वारा की गई थी, है ना। तो इतनी जानकारी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, गैर लचीला ऊतक कौन सा है मानव के शरीर में गैर लचीला ऊतक कौन सा है? तो हड्डी, बोन। कौन सा? बोन। हड्डी क्या हड्डी लचीली होती है? नहीं होती, गैर लचीली। तो हड्डी भी क्या है? ऊतक है। ऊतक को इंग्लिश में टिश्यू कहा जाता है ना। तो गैर लचीला संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक खून है, रक्त है, और गैर लचीला संयोजी ऊतक आपकी हड्डी है। हड्डी से ही आपका खून का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, अवांछित पौधा कौन सा है? तो अवांछित पौधा आप जानते हैं, खरपतवार, नासी, आप बहुत सारी दवाई डालते हैं, किसान लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम 16 ग्राम में एटमों की संख्या कितनी होगी? हीलियम 16 ग्राम में एटम की संख्या कितनी होगी? तो ये रिसर्च लेवल का क्वेश्चन है, ये आपकी बस की बात नहीं है अगर आपने केमिस्ट्री को डिटेल से नहीं पढ़ा। इस क्वेश्चन को वही कर सकता है जिसने बहुत अच्छे तरीके से केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया है और केमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है ना। क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। हीलियम पता होना चाहिए, हीलियम किस वर्ग का है पता होना चाहिए, हीलियम का एटॉमिक नंबर, हीलियम का एटॉमिक वेट, है ना, हीलियम का पर ग्राम वॉल्यूम, पर ग्राम मॉलिकुलर वेट पता होना चाहिए। उसके बाद इसका एक फार्मूला होता है, उससे जब आप कैलकुलेट करेंगे तब जाकर आपको इसकी वैल्यू आएगी। इसलिए आपको इसको सीधा रट लेना है ना।
फिर मैं आपको समझाऊंगा 24.09 गुणित 10 की घात 23, 24.09 गुणित 10 की घात 23 इतने एटम होंगे किसमें, 16 ग्राम हीलियम में, है ना। तो एक ऐसा क्वेश्चन आता है, तो इसके पीछे आप अभी मत भागें, जब मैं केमिस्ट्री डिटेल से पढ़ाऊंगा तब मैं वहाँ आपको ये करा दूंगा, क्योंकि इसे समझाने के लिए मुझे बहुत समय लगेगा, तब मैं आपको इसको समझा पाऊंगा। एक क्वेश्चन बस आएगा, 19 क्वेश्चन आपके हैं। नाभिक की खोज, परमाणु में नाभिक की खोज किसने की, तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। परमाणु में नाभिक की खोज किसने की, तो ये की थी चैडविक ने। किसने की थी, सॉरी, एक इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है, आप जानते होंगे, ईंट पर नाच, ठीक है। ई से होता है इलेक्ट्रॉन, खोज किसने की, थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, आपका चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक। तो प्रोटॉन मतलब नाभिक, प्रोटॉन मतलब नाभिक, प्रोटॉन मतलब नाभिक। तो नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड, है ना। रदरफोर्ड ने एक पन्नी ली थी और उस पन्नी पर एक प्रयोग किया था। रदरफोर्ड का मॉडल आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो विज्ञान में मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो नाभिक की खोज का श्रेय रदरफोर्ड को जाता है, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय थॉमसन को जाता है, और न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय चैडविक को जाता है, ठीक है। और एक और होता है पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन की खोज का श्रेय एंडरसन को जाता है। इसके अलावा हिग्स बोसान, मेसॉन, निलियॉन, एंटीन्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, एंटीपॉजिटिनो, ऐसे बहुत सारे कण और भी होते हैं। जब मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो मैं आपको वहाँ सारी चीज़ें बता दूंगा। जंग का सूत्र मैंने आपको कितनी बार पढ़ाया है, ये सब क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हुए हैं। जंग का सूत्र होता है Fe2O3। Fe2O3 का मतलब ये है कि Fe मतलब होता है लोहा, लोहा का कण होना चाहिए और ऑक्सीजन का कण होना चाहिए, ऑक्सीजन का कण होना चाहिए। लोहा और ऑक्सीजन, लोहा और ऑक्सीजन अगर मिल जाती है तो क्या बन जाता है, जंग बन जाता है। जंग हमेशा किस पे लगती है, लोहे की वस्तु पे लगती है। लोहे की वस्तु जब वायु के संपर्क में आती है और ये वायु में नमी हो, इस वायु में क्या हो, नमी हो, बरसात के समय में आपने देखा होगा जंग लग जाती है। सूत्र बस याद रखें। एक क्वेश्चन था जो कि मैथ्स का क्वेश्चन था, लेकिन इसमें दे दिया कि एक माचिस को अगर हम एक स्केल पर रखते हैं और स्केल के दोनों छोरों की लंबाई, एक छोर की लंबाई 25 सेंटीमीटर हो, 25.2 और 1 सेंटीमीटर, सॉरी ये स्केल है, यहाँ माचिस रख दी, ये लंबाई है 25.7 और इस तरफ की हो गई 29.2, है ना। इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे तो आपकी इसकी लंबाई पता चल जाएगी, जिसका आंसर सही था 3.5 सेंटीमीटर इसका आंसर था। बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन। अब इसमें क्या बताऊंगा मैं, इसमें और कुछ नहीं बता सकता, है ना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। 10वां क्वेश्चन है खोखली ईंट, खोखली ईंटों वाले घर अगर बनाए जाएं तो उसमें क्या प्रतिक्रिया होगी। 4 कथन थे, जिसमें से सही कथन मैं आपको बता देता हूं। खोखली ईंट का अगर घर बनेगा तो निश्चित तौर पर खोखली ईंट के अंदर वायु भर जाएगी। खोखली ईंट के अंदर वायु भर जाएगी तो जब गर्मी के दिनों में गर्मी का ताप, सूर्य का ताप आपके घर पर पड़ेगा तो आपके घर के अंदर गर्मी नहीं जा पाएगी, आपके घर के बाहर से ही गर्मी बाहर हो जाएगी। उसका कारण भी समझ लो। ठोस ईंट है, इस पर सूर्य की किरण पड़ी और इसके अंदर सूर्य की किरण एब्जॉर्ब हो जाती है क्योंकि ठोस है, और वो आंच आपको अंदर देता है और पूरा घर तप जाता है। लेकिन जो खोखली ईंट है, यहाँ वायु भरी है, तो यहाँ से जब सूर्य का प्रकाश आता है तो ये वापस लौट जाता है, क्योंकि वायु में ये गमन नहीं कर पाता, वायु में उसमें गमन नहीं कर पाती, वापस चला जाता है और घर के अंदर गर्मी नहीं पहुँच पाती। तो गर्मी के दिनों में भी घर ठंडा बना रहता है अगर खोखली ईंट का प्रयोग आप करते हैं और उसमें बीच में वायु भरी है तो। ठीक, अब इसमें ज़्यादा डिटेल में मैं कुछ भी बता नहीं सकता, इससे कोई क्वेश्चन लिंक नहीं हो रहा, ये तो बेसिक समझ के आधार पर हल होंगे। बेसिक समझ आपकी अगर है, आपने अगर साइंस को पढ़ा है तो आप इसे कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, समतल दर्पण। समतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु को रख दिया जाए, समतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु को रख दिया जाए और वो वस्तु समतल दर्पण से 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर जितना भी है, 10 मीटर दूरी पर है, 10 मीटर दूरी पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो सीधी और सिंपल सी बात है, वस्तु को जब आप आईने में देखोगे, दर्पण में देखोगे, तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में ही बनेगा। दर्पण में ही बनेगा मतलब दर्पण के पीछे बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या था, दर्पण के पीछे 10 ही मीटर पर। जितने दूरी पर वो होगा कौन व्यक्ति, उतनी ही दूरी पर बनेगा, क्योंकि समतल है, क्योंकि दर्पण समतल है। इसके अलावा भी उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल उत्तल, उभयोत्तल बहुत सारे होते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे कभी लेक्चर में। 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि खमीर से एल्कोहल और शराब बनाई जाती है। खमीर से एल्कोहल और शराब बनाई जाती है, खमीर क्या है।
खमीर क्या है? खमीर को सामान्य भाषा में कवक कहा जाता है। खमीर क्या है? कवक का एक प्रकार है। खमीर को इंग्लिश में ईस्ट कहा जाता है। खमीर को इंग्लिश में ईस्ट कहा जाता है। कवक को हम फफूंद भी कहते हैं। कवक को हम फफूंद भी कहते हैं। इंग्लिश में से फंजाई और फंगस भी कहा जाता है। और कुछ गांव में लोग गांव की बुंदेलखंडी भाषा में ऐसे डुबकैया भी कहा जाता है ना। कवक को डुबकैया भी कहा जाता है, जो कुकरमुत्ता मशरूम होता है ना, उसे कुछ डुबकैया नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत बुंदेलखंडी के नाम है, लेकिन आपको कवक याद रखना है। कवक की खोज किसने की थी? ये आंसर आप मुझे देंगे। कवक का अध्ययन जो है वो माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कवक परजीवी होते हैं। कवक स्वयं भोजन नहीं बना सकते। कवक को प्लांट के अंदर नहीं रखा गया। कवक को पौधों के वर्ग में नहीं रखा गया, क्योंकि ये परजीवी होते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, ये हरे दिखाई नहीं देते, है ना। इनका जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। तमाम तरीके की बातें आपको याद रखना है। कवक के ऊपर मैंने वीडियो बना के डाल दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, बायोलॉजी में जाइए और वहाँ पर कवक को पढ़ लीजिए। 13वां क्वेश्चन जो है कि अगर किसी विद्युत घंटी को किसी वायुबंद क्षेत्र में रख दिया जाए, विद्युत घंटी को वायुबंद क्षेत्र में रख दिया जाए और निर्वात वैक्यूम पंप से उसके आसपास की वायु को हटा दिया जाए और विद्युत घंटी को चालू कर दिया जाए, तब विद्युत घंटी में क्या प्रभाव पड़ेगा? निम्न कथनों पर स्पष्ट कीजिए। तो उसमें बहुत सारे कथन थे। तो सीधी सी बात है कि आपको पता है कि अगर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और आप किसी चीज़ को सुन रहे हैं, तो ये जो आवाज़ है मेरी, ये आवाज़ गमन कर रही है किसमें? वायु में। अगर यहाँ पर बीच में वायु नहीं होगी तो आपको मेरी बात सुनाई नहीं देगी। जिस प्रकार विद्युत धारा, जिस प्रकार बिजली एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना वायर के नहीं जा सकती, वैसे ही ध्वनि बिना माध्यम के नहीं जा सकती। ध्वनि के लिए माध्यम है तो ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, इसलिए हम वायु में बात करते हैं, ना कि निर्वात में। अगर निर्वात हो जाएगा तो चंद्रमा पर जाकर मैं आपको कितना ही चिल्ला लूँ, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर निर्वात है। बात क्लियर है? तो निर्वात जहाँ क्रिएट हो जाता है तो वहाँ ध्वनि नहीं सुनाई देगी। तो इसका सही आंसर क्या था कि जो आयाम है किसका? वायु स्तंभ का जो आयाम है वो घट जाएगा। आयाम का मतलब होता है एम्पलीट्यूड, है ना। तो जो ध्वनि का आयाम है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसका सही आंसर है। ये टेक्निकल क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप रट के कभी नहीं कर सकते। आपके अंदर के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप इन क्वेश्चनों को आंख बंद करके कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? ये थोड़ा रटने वाला क्वेश्चन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? तो आपको पता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटा एसिड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एंटा एसिड। एक मार्केट में टैबलेट मिलती है, उस टैबलेट का नाम होता है एंटा एसिड। जिन लोगों ने केमिस्ट्री या पीसीएम या सीबीजेड से बायोलॉजी से बीएससी किया हुआ है, उनने इसका प्रयोग 6th सेम में 5th सेम में जरूर किया होगा। एंटा एसिड का प्रैक्टिकल होता है और इस एंटा एसिड में एंटा एसिड टैबलेट की एसिडिटी को ज्ञात किया जाता है। एंटा एसिड टैबलेट क्या करती है कि अगर आपके अंदर एसिडिटी ज़्यादा बन गई है तो उस एसिडिटी को वो क्या कर देती है? न्यूट्रल कर देती है, क्योंकि वो बेसिक नेचर की होती है, वो क्षारीय नेचर की होती है। और ऑप्शन वहाँ पर क्या था? ऑप्शन वहाँ था अम्ल तत्वनाशी। अम्ल तत्वनाशी। इसी को इंग्लिश में एंटा एसिड कहा जाता था। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? एंटा एसिड है, जिसे हिंदी में अम्ल तत्वनाशी भी कहा जाता है। 15वां क्वेश्चन था कि भूकंप क्षेत्र को हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं? भूकंप क्षेत्रों में हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? भूकंप क्षेत्रों में हम इमारतों को कैसे सुरक्षित बना सकते हैं? तो सिंपल और सीधा आसान है, भूकंपरोधी इमारतों को बनाकर, और यही सही आंसर था। भूकंप आप जानते ही हैं, भूकंप जो है भूमि का कंपन से उत्पन्न होती है। भूकंप की जो तीव्रता है वो हम रिएक्टर स्केल, मार्केली स्केल, राशिफिलर स्केल और रिएक्टर पैमाने से मापते हैं। ठीक है। भूकंप जब आता है तो वहाँ के वायुमंडल में रेडान गैस की उत्पत्ति होती है, और रेडान गैस इस प्रकृति में सबसे कम पाई जाती है, जो कि केमिस्ट्री की मॉडर्न फ्रॉम पीरियोडिक टेबल में 18वें वर्ग के सबसे नीचे रखी गई है ना। रेडान के बाद भी एक नया तत्व खोजा जा चुका है, जिसे ऑर्गेनिसॉन भी कहा जाता है ना। तो कुल मिलाकर बहुत सारे तत्व नए खोजे जा चुके हैं। तो इस पर हम केमिस्ट्री में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि
परिवर्तन क्या है ना, रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंजेस क्या है। 3-4 ऑप्शन दिए थे जिसमें से 3 ऑप्शन भौतिक परिवर्तन के थे। 3 ऑप्शन भौतिक परिवर्तन के थे। जो आपको डायरेक्टली दिखता है वो भौतिक परिवर्तन होता है, और जो आपको नहीं दिखता जिसमें केमिकलों का चेंज होता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। तो सीधा सी बात है, जब आप मीथेन को जलाते हैं, जब आप मीथेन को जलाते हैं तो वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, मीथेन कन्वर्ट हो जाती है और वो जल जाती है, तो इसको रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। एक और ऑप्शन था, अभी मैं भूल गया वो क्या था, याद नहीं आ रहा अभी मुझको। एक और ऑप्शन था जिसमें भौतिक कपूर को जलाना वो भी भौतिक परिवर्तन में आता है। वैसे तो रासायनिक परिवर्तन भी है, दोनों है वो, है ना, वो दोनों हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, टेस्टर आप जानते हैं, टेस्टर से विद्युत धारा को चेक किया जाता है। वो ऐसा बोर्ड में लगाते हैं, वो बल्ब जल जाता है उसके अंदर, है ना। तो टेस्टर जो होता है उसमें क्वेश्चन इस तरीके से था कि टेस्टर, निम्न कथनों पर स्पष्ट कीजिए कि टेस्टर कम संवेदनशील होगा। बहुत ही अजीब और गरीब तरीके की परिभाषा वहाँ पर क्रिएट की जाती है और दिमाग हमारा हाथ खड़ा कर देता है। रहती बच्चों जैसी चीज़ें हैं, लेकिन उसे समझना सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि कम संवेदनशील का मतलब होता है उसकी संवेदना कम जाए, है ना। अब ये कम कब जाएगी और बढ़ कब जाएगी, ये आपको प्रैक्टिकली सोचकर समझना है। एक ऑप्शन ये था कि अगर टेस्टर के अंदर एलईडी बल्ब लगा दिया जाए तो, बिल्कुल नहीं। एलईडी बल्ब अगर उसके अंदर लगा दिया जाएगा तो एलईडी बल्ब तो और जल्दी होगा, क्योंकि उसकी जो संवेदना है वो और बढ़ जाएगी। क्योंकि एलईडी बल्ब, आप मुझे बताओ कि एलईडी बल्ब कितने वाट का होता है। इतना बड़ा बल्ब 10 वाट का होता है, इतना छोटा 5 वाट का, और छोटा सा 1 वाट का, उससे भी नीचे होगा। तो 1 वाट का होगा तो जैसे ही आप टच करेंगे वो उसकी संवेदना तेज होगी, है ना। एलईडी लगा दिया जाए, या फिर एक था कि बल्ब लगा दिया जाए तो बल्ब की संवेदना भी ज़्यादा रहेगी। और एक ऑप्शन था कि उच्च वाट का हीटिंग फिलामेंट लगा दिया जाए। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर ये समझ लो कि हीटर का तार आप उसमें लगा दो। हीटर का तार लगा दोगे तो क्या होगा, कम संवेदनशील होगा। कम संवेदनशील क्यों होगा कि हीटर का तार लगा है, आप टेस्टर को बोर्ड में लगाएंगे, वो जलेगा ही नहीं। क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि उसके लिए पावर ज़्यादा चाहिए। जलेगा लेकिन समय ज़्यादा लगेगा। अब मुझे बताओ कि आप उसी लाइट से एक बटन चालू करो एलईडी बल्ब की और एक बटन चालू करो हीटर की, कौन जल्दी जलेगा। एलईडी बल्ब तुरंत जलेगा और हीटर बहुत देर में जलेगा, क्योंकि हीटर क्या होता है, कम संवेदनशील होता है। तो ज़्यादा हीटिंग पावर हीटर में 2000 वाट होता है और बल्ब में 5-10 वाट होता है। तो अंतर आप जानेंगे, है ना। तो कम संवेदनशील क्या होगा, हीटिंग फिलामेंट होगा, उच्च वाट वाला। उच्च वाट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वजन अधिक किसका होगा, वजन अधिक या भार अधिक किसका होगा। 4 ऑप्शन थे, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और रजत को सिल्वर कहा जाता है, जिसे हिंदी में हम चांदी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसे, मतलब विज्ञान की भाषा में इसे अर्जेंटिनम कहा जाता है और इसे एजी से दर्शाया जाता है। ये एजी वो वाला एजी नहीं है जो घर में कहा जाता है ना। ये घर वाला एजी ओजी नहीं है, ये एजी अर्जेंटिनम है, जिसे हम सामान्य भाषा में चांदी और इंग्लिश में सिल्वर और विज्ञान में रजत के नाम से जानते हैं। अब इसमें इन चारों के सामने बहुत सारा डिटेल लिखा था, है ना। इसके सामने भी बहुत सारा डिटेल लिखा था, कार्बन के सामने भी, नाइट्रोजन के सामने भी बहुत सारा डिटेल लिखा था कि इतना परमाणु भार, इतना परमाणु द्रव्यमान होगा, इतना ये होगा, इतना ये होगा। तो पढ़ के दिमाग खराब हो जाएगा और कोई हल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सारी बातें रिसर्च लेवल की होती हैं जब आप सारे कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, है ना। लेकिन इसमें एक बच्चों जैसी चीज़ ये है कि आप मुझे ये बता दो कि एक तरफ मैं संसार की सारी गैसें रख दूं और एक तरफ मैं लोहे की एक कील रख दूं, तो वजनदार कौन होगा। कभी गैस वजनदार हो सकती है ठोस के कंपैरिजन में, कभी नहीं। गैस कभी वजनदार नहीं होगी, ठोस हमेशा वजनदार होगा, है ना। तो सीधी सी बात है, कार्बन क्या है, गैस है, नाइट्रोजन क्या है, गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। तो ये तीनों गैस हैं, कहीं वजनदार नहीं होगी। वजनदार क्या होगा, चांदी, क्योंकि चांदी कैसी होती है, ठोस होती है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बस समझने की ज़रूरत है ना। उसमें ऑप्शन भी था कि Ag के 10⁻23 एटम, ये बगल में यूनिट ऐसी लिखी थी फंसाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था थर्मामीटर का, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन था ये। ऐसा क्वेश्चन था कि किसी बंद कमरे में एक गिलास हम लें, उस एक गिलास में हम बर्फ़ रख दें, उस बर्फ़ के साथ हम एक थर्मामीटर लगा दें, और एक कमरे में एक सामान्य ताप पर हम खुला थर्मामीटर रख दें। फिर उस खुले कमरे में हम सामान्य कमरे के ताप पर थर्मामीटर को नोट करते हैं, और उस बर्फ़ में
रखे थर्मामीटर को जब हम नोट करेंगे तो कौन से थर्मामीटर की जो वैल्यू है वो सही आएगी। तो सिंपल सी बात है कि बर्फ़ का हो चाहे किसी का भी हो, जब हम रीडिंग को नोट डाउन करेंगे तो रीडिंग को नोट डाउन तब करेंगे जब पारा का जो स्तर है वो थोड़ी देर क्या हो रुक जाए, रुक जाए। क्योंकि आपने देखा होगा थर्मामीटर जो होता है, थर्मामीटर के अंदर पारा भरा होता है। कभी आपने डॉक्टर के यहाँ गए होगे, डॉक्टर आपके मुंह में कुछ लगाता है और फिर उसे ऐसा देखता है और इस तरीके से करके उसे रख देता है, तो वही थर्मामीटर कहलाता है, जिसे हम डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। इसके अंदर पारा भरा होता है जिसको हम मरकरी कहते हैं, है ना। और ये मरकरी धीरे धीरे चलना प्रारंभ करता है, जितना चलता है उतना आपका ताप होता है और उतनी ताप का आपको बुखार आ जाता है ना। तो जब ये जहाँ रुक जाता है, जहाँ स्थिर हो जाता है, वहीं की रीडिंग को नोट डाउन कर लिया जाता है। तो इसका सही आंसर था कि जब थर्मामीटर में पारा का स्तर रुक जाए या स्थिर हो जाए, उसी रीडिंग को नोट किया जाता है। ये सही आंसर था। अंतिम क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं और भोजन बनाने में निम्न में से क्या सहायक है। 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन गलत थे, 1 ऑप्शन सही था। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार पेड़ पौधे भी खाना बनाते हैं, उनके घर में तो किचन नहीं होता, फिर भी खाना बना लेते हैं। तो भाई साहब खाना बनाते हैं। खाना कैसे बनाते हैं मैंने आपको कई बार समझाया है कि पौधे अपना जो खाना है वो प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा बनाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस विधि क्या होती है उसको बहुत डिटेल से आपको समझना पड़ेगा। प्रकाश संश्लेषण जो विधि है वो प्रकाश संश्लेषण विधि आपके पौधों के लिए खाना बनाने की विधि होती है, जिसमें सबसे ज़रूरी होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होती है जो आपके द्वारा छोड़ी गई होती है। फिर पौधों पर पानी आप स्वयं डालते हैं, जिसे हम H2O कहते हैं विज्ञान की भाषा में, जिसके 12 अणु होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु होते हैं। ये प्रोसेस हमेशा दिन में होगी, ये प्रोसेस कभी रात में नहीं हो सकती। इसलिए कहा जाता है कि दिन में सुबह के टाइम पानी डालिए तो पेड़ पौधे ज़्यादा फलेंगे फूलेंगे, रात में पानी डालेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। साथ में एक चीज़ और होना जरूरी है, क्लोरोफिल, जिसे हम हरित लवक कहते हैं, जो कि हरा दिखाई देता है, जिसकी खोज हैकल द्वारा की गई थी। और इसका नामकरण किसने किया था बताइए, आप बताएंगे इसका आंसर, है ना। सारे आंसर मैं थोड़ी बताऊंगा, कुछ आप भी प्रयास करें। तो हरित लवक पेड़ में हरा भाग होना जरूरी है। कुछ लोग कहेंगे कि हरा नहीं होता, फिर भी पेड़ जीवित होते हैं। हरा होता है, हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि हरित लवक क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एक और होता है ना। ऐसे बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो कुछ भूरे होते हैं, कुछ अलग प्रकार के होते हैं। फिर भी दिन के समय खाना बनाते हैं। जरूरी क्या है, पानी है, ऑक्सीजन है ना। ऑप्शन में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और खनिज, ये 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। चौथी हरित लवक है, 5वीं सनलाइट है, और इसके बाद खाना बन जाता है, जिस खाना को कहा जाता है C6H12O6, इसी को हम ग्लूकोज कहते हैं। और 6 ऑक्सीजन के अणु ऊपर निकल जाते हैं, जैसे मानव ले लेता है अपनी नाक के द्वारा, ऑक्सीजन में, और जल बाहर निकल जाता है, जिसे आप बिंदु स्त्राव या गटेशन कहते हैं। और आप जब सुबह के समय उठते हैं तो पत्तियों पर आपको कुछ बूंदें दिखाई पड़ती हैं, और वही बिंदु स्त्राव कहलाता है। बात क्लियर है। तो आज के इस लेक्चर में हमने साइंस के सारे क्वेश्चनों को देख लिया, थोड़ा डिटेल से भी पढ़ा, ज़्यादा डिटेल से तो नहीं पढ़ा, लेकिन फैक्ट मैंने सारे बता दिए हैं। अब आपको इन फैक्टों के और गहराई में जाना है अगर पेपर निकालना है तो। एक बात और याद रखिएगा कि किसी भी बुक से जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो चीज़ों को आपको इमेजिन करके पढ़ना है। साइंस में आप किसी भी चीज़ को रटेंगे नहीं तो आपको वो कभी भी काम नहीं देगी, क्योंकि साइंस क्या है, साइंस एक समझने वाला विषय है। साइंस के सारे नियमों को पढ़कर आपको उनको इमेजिन करना है, और मैं आपसे सबसे अच्छे कहूँगा कि आप उनके उदाहरण ढूंढिए। अगर आपने उदाहरण ढूंढ लिए, न्यूटन का नियम पढ़ा, 4 उदाहरण ढूंढो। अब केंद्रण का नियम पढ़ा, 4 उदाहरण ढूंढो। जड़त्व का नियम पढ़ा, 4 उदाहरण ढूंढो। उन उदाहरणों को समझो जीवन में कि कैसे काम करते हैं। तो उदाहरण ढूंढने के बाद फिर आप जब उन नियमों को अच्छे से समझ जाएंगे तो साइंस का जो पेपर है वो आपके लिए कुछ नहीं होगा, आप उसे ऐसे ही फेंक देंगे। फेंकने का मतलब है आप उसको पूरा कर डालेंगे। तो आज के इस लेक्चर में आपको ये बहुत अच्छा प्रयास लगा होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।